नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे एशियन पेंट्स के हालिया नतीजों पर, मतलब Q4 और पूरे फिस्कल ईयर 2025 के। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमने उनकी जो इन्वेस्टर कॉल हुई थी 8 मई को, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उनको देखा है। और फोकस रहेगा कि भाई ये जो मार्केट में थोड़ी सुस्ती है, कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें कंपनी कर क्या रही है, कैसे चल रहा है सब कुछ। सही कहा। माहौल तो देखिए चुनौतीपूर्ण रहा है, तो समझेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, फाइनेंशियल नंबर्स क्या कह रहे हैं और आगे क्या लग रहा है। चलिए तो फिर सीधा परफॉर्मेंस से ही शुरू करते हैं। Q4 में डिमांड का क्या हाल रहा? सुना है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट थोड़ा ज्यादा सुस्त था। हाँ बिल्कुल, Q4 में डिमांड खासकर डेकोरेटिव में थोड़ी दबी हुई थी। अगर नंबर्स देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ पिछले साल के Q4 के मुकाबले करीब 1.8% रही। 1.8% वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है, लेकिन वैल्यू मतलब कमाई, वहीं पर कहानी थोड़ी अलग है। वैल्यू ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, -5.2%। और ये सिर्फ Q4 की बात नहीं, पूरे साल FY25 में भी वॉल्यूम 2.5% बढ़ा, पर वैल्यू 5.7% गिरी। ये कैसे हुआ? मतलब माल ज्यादा बिका लेकिन पैसे कमाए? इसकी एक बड़ी वजह रही डाउन ट्रेडिंग, मतलब लोग थोड़े सस्ते पेंट की तरफ गए। खासकर जो T3, T4 शहर हैं, छोटे शहर, वहां परफॉर्मेंस T1, T2 के मुकाबले बेहतर था। लेकिन वहां भी लोगों ने कम कीमत वाले प्रोडक्ट ज्यादा चुने। अच्छा, तो ओवरऑल वैल्यू पर असर आ गया। हाँ, क्रिसिल रिपोर्ट भी यही कह रही थी कि FY24 में वॉल्यूम अच्छा बढ़ने के बाद भी रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 3% थी। और Q1 FY25 में तो रेवेन्यू करीब 2% गिरा भी था। ये तो थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन एक चीज मैंने देखी, Q4 में ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया, 44.9% हो गया। ये कैसे हुआ? बिक्री के दबाव के बीच। हाँ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसकी मुख्य वजह रही कि रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की कीमतें कम हुईं और कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी सुधारी। कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छा रहा उनका। लेकिन PBDIT मार्जिन जो ऑपरेशनल प्रॉफिट दिखाता है, वो Q4 में थोड़ा सा कम हुआ, 18.5% पर आया, पिछले साल की Q4 से हल्का कम। तो पूरी तरह से बिक्री का दबाव ऑफसेट नहीं हुआ। और कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी थे शायद। हाँ, कुछ थे, जैसे व्हाइट टिक ब्रांड में कुछ नुकसान दिखाया, इंडोनेशिया ऑपरेशन बेचने पर लॉस हुआ, और श्रीलंका की एक कंपनी है कॉजवे पेंट्स, उसमें भी कुछ प्रोविजनिंग की। समझ गया। अच्छा, इन चुनौतियों के बीच कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या रही है? मतलब क्या कदम उठा रहे हैं वो? देखिए, कई मोर्चों पर काम चल रहा है। एक तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगातार बढ़ा रहे हैं, करीब 1,69,000 रिटेल पॉइंट्स तक पहुंच गए हैं। वाह, काफी बड़ा नेटवर्क है। हाँ, दूसरा, उनकी जो सर्विसेज हैं, जैसे ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विसेज या ट्रस्टेड कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज, वो 600 से ज्यादा शहरों में तेजी से बढ़ रही हैं। और B2B बिजनेस, मतलब जो कॉर्पोरेट्स और बिल्डर्स को बेचते हैं, वो भी अच्छा कर रहा है। और नए प्रोडक्ट्स, इनोवेशन का क्या रोल रहा है? इनोवेशन पर तो उनका फोकस साफ दिखता है। पिछले 5 साल में 300 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लाए हैं, और Q4 के रेवेन्यू में नए प्रोडक्ट्स का हिस्सा करीब 14% था। 14%? ये तो काफी है। हाँ, इसमें रीजनल पैकेजिंग जैसे अग से कश्मीर एडिशन निकाला, फिर इंग्रेडिएंट मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब पेंट में क्या खास है, जैसे ग्राफीन या टेफ्लॉन, और हाईटेक प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे स्मार्ट केयर इन्फिनिया, जिसकी 25 साल से ज्यादा की वारंटी क्लेम करते हैं। और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब कच्चा माल खुद बनाने का प्लान, व्हाइट सीमेंट प्लांट, वैमावे प्लांट, ये बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, कॉस्ट कम करने और सप्लाई सिक्योर करने के लिए। फुजेरा में व्हाइट सीमेंट प्लांट उम्मीद है जून 2025 तक चालू हो जाएगा। और वैमवे? हाँ, विनाइल एसीटेट मोनोमर और इथाइलिन विनाइल एसीटेट, ये पेंट के लिए जरूरी केमिकल्स हैं। इस प्लांट पर 3,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च है। ये मार्च 2026 से धीरे धीरे शुरू होगा और अप्रैल 2027 तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। तो क्या कंपनी सिर्फ प्रीमियम महंगे प्रोडक्ट्स पर ही फोकस कर रही है या बजट सेगमेंट के लिए भी कुछ है? नहीं, दोनों तरफ ध्यान है। एक तरफ प्रीमियम बनाने के लिए नई पैकेजिंग, QR कोड टेक्नोलॉजी वगैरह है। दूसरी तरफ जो वैल्यू सेगमेंट है, उसमें एसिकियो, ट्रैक्टर इमल्शन जैसे प्रोडक्ट्स पर बजट कम, वारंटी में दम जैसे कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, और एक हर घर कैंपेन भी सुना था। हाँ, वो उनकी कॉर्पोरेट पोजीशनिंग है। वारंटी, भरोसा, इन चीजों पर फोकस है। अब आते हैं होम डेकोर पर। ये उनका बड़ा दाव है। पेंट के साथ साथ फर्नीचर, लाइटिंग, किचन, बाथ, सब कुछ एक जगह। कैसा चल रहा है ये?
ये मतलब काफी महत्वाकांक्षी योजना है। 67 ब्यूटीफुल होम्स स्टोर्स खोल दिए हैं 53 शहरों में। मुंबई में एक लग्जरी स्टोर नीलिया एंथोलॉजी भी खोला है। परफॉर्मेंस कैसा है यहाँ? यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ा मिला जुला है। किचन बिजनेस करीब करीब फ्लैट रहा, बाथ में सिंगल डिजिट ग्रोथ। व्हाइट टीक ब्रांड की बिक्री पर थोड़ा असर पड़ा, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के कुछ इश्यूज की वजह से। वेदरसील भी धीमा रहा। तो मतलब किचन और बाथ सेगमेंट अभी मुनाफे में नहीं है। हाँ, अभी वो घाटे में चल रहे हैं। कह सकते हैं कि ये अभी शुरुआती दौर की चुनौतियां हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेटल होने में। और इंटरनेशनल बिजनेस भी मिला जुला ही रहा है। मिडल ईस्ट और एशिया ठीक थे, अफ्रीका में करेंसी की दिक्कतें आईं। अब जरा मार्केट की बात करें। जैसे हमने शुरू में कहा, माहौल मुश्किल है। 2 दशकों में सबसे कमजोर डिमांड। पूरी डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री नेगेटिव में है FY25 में। और कंपटीशन तो खैर बढ़ ही गया है, नए प्लेयर्स भी आ गए हैं। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत तेज है। ऐसे में एशियन पेंट्स का क्या कहना है? वो कैसे निपट रहे हैं इससे? उनका स्टैंड क्लियर है। वो कह रहे हैं कि हम क्वालिटी, वैल्यू और अपने नेटवर्क पर फोकस करेंगे। सिर्फ कीमत पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी वो मेंटेन कर पाएंगे। उन्हें भरोसा है। वो कह रहे हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कॉस्ट कंट्रोल और रॉ मटेरियल की कीमतों में जो नरमी आई है, उससे वो अपना 18-20% का PBDIT मार्जिन गाइडेंस बनाए रख सकते हैं। वो मार्केट शेयर के लिए बहुत ज्यादा उथल-पुथल करने के बजाय स्थिरता पर ध्यान दे रहे हैं। और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इस सब के बीच? मतलब माली हालत? वो काफी मजबूत है। क्रिसिल ने अपनी टॉप रेटिंग SSS स्टेबल बनाए रखी है। कंपनी पर कर्ज लगभग न के बराबर है। और मार्च 2024 तक देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का कैश था उनके पास। तो पैसा है उनके पास। हाँ, और सालाना कैश फ्लो भी करीब 3,500-4,000 करोड़ का आता है, जो उनके कैपेक्स यानी विस्तार योजनाओं के लिए काफी है। तो आगे के लिए क्या उम्मीद है? Q1 FY26 या उसके बाद कुछ सुधार दिखेगा? कंपनी थोड़ी सतर्क है, लेकिन उम्मीद रख रही है Q1 FY26 और आगे के लिए। उन्हें लगता है कि शहरी इलाकों में डिमांड थोड़ी बेहतर हो सकती है। और गांव देहात, अगर मॉनसून अच्छा रहता है जैसा कि अनुमान है और सरकारी खर्च भी होता है, तो ग्रामीण मांग को भी सहारा मिल सकता है। FY26 के लिए उनका टारगेट सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ का है। और रॉ मटेरियल? उम्मीद है कि कीमतें थोड़ी और नरम होंगी, लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है दुनिया में, उसका रिस्क तो बना हुआ है। तो कुल मिला के तस्वीर ये है कि एशियन पेंट्स एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। डिमांड स्लो है, कंपटीशन टफ है, लेकिन वो अपनी मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन, इनोवेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और होम डेकोर जैसी नई रणनीतियों के सहारे मुकाबला कर रहे हैं। हाँ, नतीजे मिले जुले हैं। डेकोरेटिव पेंट दबाव में है, पर इंडस्ट्रियल और B2B ठीक कर रहे हैं। होम डेकोर एक बड़ा दाव है, पर अभी उसमें चुनौतियां हैं, अभी वो प्रॉफिट में नहीं आया है। बिल्कुल। और अंत में सोचने वाली बात यही है कि इस बढ़ते कंपटीशन और धीमी मांग के माहौल में क्या एशियन पेंट्स मार्केट शेयर, प्रॉफिट और ये जो नया एक्सपेंशन कर रहे हैं, खासकर होम डेकोर में, इसके बीच सही बैलेंस बना पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और क्या ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और इनोवेशन पर इतना जोर है, वो उन्हें इंडस्ट्री में अपने लीडरशिप बनाए रखने के लिए काफी होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस गहरी जानकारी के लिए। शुक्रिया।